हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि फ्रेंड इन्वायरमेंट का हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और आप लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये बिल्कुल आपका चलता रहेगा और करंट में आपका जितना भी डेवलपमेंट आपका हो रहा है, 2021 में आपका एग्जाम है फ्रेंड, उसी के दृष्टिकोण से आपके सामने सारी चीज़ों को लेके आ रहा हूँ। तो बिल्कुल लेट्स बिगिन, स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड। और सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ज्वाइन करो। सबसे पहले फ्रेंड आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो। ज्वाइन करते हो, दो तरह के कोर्स हैं, प्लस है, आइकॉनिक है फ्रेंड। दोनों में से किसी में कर सकते हो, बट आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाती है और गाइडेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके सिलेक्शन में। तो आप ज्वाइन करते हो फ्रेंड, तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट होगा, क्विज होगा, लिमिटेड एक्सेस होगा। इनोवेटिव काफ़ी अनअकैडमी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, बिल्कुल अनपैरेलल है, स्पेक्टेकुलर अप्रोच है। बिल्कुल ज्वाइन करें फ्रेंड और बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। स्ट्रीमलाइन कर सकते हो अपने आप को, एक क्लियर कट आपको रोड मैप मिलता है कैसे सिलेक्ट होना है आपको। अनअकैडमी का जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको गाइड किया जाता है फ्रेंड, तो बिल्कुल ज्वाइन करें। ऑफलाइन से अगर कंपेयर करेंगे तो घर बैठे आप तैयारी कर रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं फ्रेंड, यूट्यूब पे ऑप्शनली क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी पे ऐप पर होती है। तो आप बिल्कुल मेरे को फॉलो करें टेलीग्राम लिंक पे, तो सारे नोट्स वगैरह आपको बिल्कुल मिलेंगे और मेरे क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ज्वाइन करने पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं फ्रेंड। और फी आपका देखा जाए फ्रेंड, तो आपका प्लस का जो फी आपका है, प्लस का 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का, ये आपका डिस्प्ले हो रहा है। और मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10 मेरा कोड है फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का। 1 ईयर का 44,550, जिसको आप EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। और 2 ईयर का आपका 64,800 है, इसमें भी आपको सिर्फ 2700 पर मंथ पे करना है। और अगर आप 3 साल का लेते हैं तो आपको सिर्फ 2250 रुपया पे करना होगा। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं। जो आपका ये आइकॉनिक फ्रेंड, तो आइकॉनिक में आपका 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का है, इसमें आपको डिस्काउंट किया हुआ है। मेरे कोड का इस्तेमाल करें। और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो ऑप्शनल पर बिल्कुल ध्यान दें क्योंकि आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शनल, ऐसे ये सब चीज़ें। तो इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। इसमें आप 6 मंथ का है और 12 मंथ का है, 24 मंथ का है और 36 मंथ का है, तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम, अब आई थिंक आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल करें। ऑल इंडिया रैंकिंग होगा, अपना सेल्फ एवल्यूशन कर सकते हैं आप और अपने आप को बिल्कुल बेहतर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड, आपका ये बैच जो आपका है स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें बिल्कुल आप ज्वाइन करें। और इसमें आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर हैं, प्रीलिम का सिलेबस का पूरा कवर कर किया जाएगा। टॉप एजुकेटर रहेंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ सारे आपको दिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह सारे इंक्लूड हैं। ये 3 आपका एक्सपीडिशन बैच है, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है एंड 2 ईयर का है। एंड लक्ष्य आपका 6 मंथ का, 1 ईयर का और 2 ईयर का, आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाएगी। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपका फ्रेंड है, इसमें आपको जीएस में और ऑप्शनल के साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, तो बिल्कुल ज्वाइन करें। आप देख सकते हैं 70,153 आपका हो रहा है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे कोड का इस्तेमाल करें। आइकॉनिक में आपका 88,705 है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें। और आइकॉनिक का जो प्राइस है फ्रेंड हाई होने वाला है, तो पहले ही एडमिशन ले लें, तो बेहतरीन आप तरीके से कर सकते हैं। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10 मेरा कोड है फ्रेंड, तो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। एक लंबा अनुभव है, 18 ईयर से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ फ्रेंड, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो मेरे अनुभव से फ़ायदा उठाएँ, लाभ उठाएँ। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि ये आपका मंडे ट्यूसडे हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, जो करंट डेवलपमेंट हुआ है फ्रेंड। एंड आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में जो डेवलपमेंट हुआ है। और फिर आपका फ्राइडे सैटरडे को हम लोग बात करेंगे फ्रेंड
कि जिसमें इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ है, नया कुछ रिपोर्ट है, कुछ भी चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है, उस पे बात करेंगे। और संडे को हम लोग मैराथन करेंगे 3 घंटे का, जिसमें किसी बेहतरीन टॉपिक को लेके आएँगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो लेट्स बिगिन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का फ्रेंड है, वो है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ये 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, और ये आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। और ये इस पर जो भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों पर मैं आपको फास्ट ट्रैक मोड में बिल्कुल आपको बताऊंगा फ्रेंड। ठीक है? तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का। और ये आपका केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है फ्रेंड। ये एफएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो देश के वन संसाधनों, जो हमारे देश में, इंडिया में जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उसका मूल्यांकन करता है, और उसका मॉनिटरिंग भी करता है, उसका निगरानी भी करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1987 से इस तरह के 15 मूल्यांकन किए जा चुके हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो करीब करीब ये आपका पहला एक तो आपका ये हो गया फ्रेंड कि एफएसआई जो आपका है, एफएसआई जो आपका है फ्रेंड, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है आपका एफएसआई जो आपका है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके अंतर्गत काम करता है फ्रेंड? तो आप ये काम करता है एम ओ, ठीक है, ई एफ सी सी। ठीक है ना? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नोट करते चलिएगा। और वर्क इसका क्या है फ्रेंड? जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसका इवैल्यूएट करना, ठीक है, उसका मॉनिटरिंग करना, उसका ध्यान रखना। और ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 1987 से इस तरह के अब तक 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो द्विवार्षिक रूप से इसको भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मतलब 2019 में रिपोर्ट आया फ्रेंड, तो अब ये 2021 में इसकी रिपोर्ट आएगी। ठीक है ना? आई थिंक नवंबर दिसंबर में इसकी रिपोर्ट आएगी। तो लेकिन जब तक आपका ये जो एग्जामिनेशन आपका है फ्रेंड, तो 2021 में आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपको यही रिपोर्ट को ध्यान में रखना होगा। तो अभी तक ये 16वीं रिपोर्ट है। कितने नंबर की रिपोर्ट है फ्रेंड? ये 16वीं रिपोर्ट है ये। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जो है, साइंस टेक में आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, तो आप सब नोट करते चलेंगे। इसमें जो इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड, ये इस्तेमाल किया गया है रिसोर्स सेट टू। ध्यान रखिएगा, रिसोर्स सेट टू का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जो है, उससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, इसके द्वारा जो प्राप्त आंकड़ा हुआ उसके द्वारा। और करीब करीब इस रिपोर्ट में बनाने में करीब करीब 2200 स्थानों का, 2200 से अधिक स्थानों का, ये सब नोट करते चले, जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ठीक है ना? और एक चीज और इम्पोर्टेंट फ्रेंड कि इसके अंतर्गत एक नए टॉपिक को जोड़ा गया है इसमें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक जोड़ा गया है फ्रेंड कि वनों के प्रकार, ये सबको नोट करते चलेंगे। वनों के प्रकार, वनों के प्रकार, वनों के प्रकार और जैव विविधता। ठीक है ना? और किसका यूज किया गया फ्रेंड? ये जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको। तो ये टॉपिक आपका फ्रेंड है वनों के प्रकार और जैव विविधता। ये प्रश्न पूछा सकता है कि भाई नए चीजों को, नए अध्याय को क्या जोड़ा गया है? तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी, एक नया अध्याय जोड़ा गया है। और हम्म
इसमें करीब-करीब जो पूरा आपका है, इसके अंतर्गत वृक्षों की जो प्रजातियाँ हैं, वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में बाँटा गया है। 16 मुख्य वर्गों में इसको बाँटा गया है। 16 मुख्य वर्गों में बाँटा गया है फ्रेंड। और एक आपने सुना होगा फ्रेंड कि चैंपियन एंड सेठ वर्गीकरण, ठीक है ना? क्या है? चैंपियन, क्या है ये मैं बताऊँगा आपको। चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है ये? अभी बताता हूँ आपको। चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन के आधार पर इसका आकलन किया गया है, आकलन किया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करते चलेंगे। तो पहला मैंने क्या बताया फ्रेंड कि एफएसआई जो आपका है, ये आपका एमओई एफसीसी के अंतर्गत काम करता है। 2200 स्थानों का आंकड़ा लिया गया है। सैटेलाइट कौन सा यूज किया गया है? रिसोर्स सेट 2। और नया अध्याय क्या जोड़ा गया फ्रेंड? तो वनों के प्रकार एवं जैव विविधता 16 मुख्य वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है और चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको किया गया है। ये चैंपियन एंड सेट क्लास, ये सब नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ और भी आपको चीज़ बतानी है। तो चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन जो आपका क्या है, इस पर आपको देखना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा, ये चैंपियन एंड सेट वर्गीकरण क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड कि चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको क्या बताना है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको बताना है फ्रेंड कि 1936 में, ध्यान दीजिएगा, 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन, क्या नाम है? हैरी, ठीक है, हैरी जॉर्ज चैंपियन, ठीक है ना, हैरी जॉर्ज चैंपियन। ये इन्होंने भारत का सबसे, भारत का भारत का सबसे लोकप्रिय मान्य वर्गीकरण किया था, मान्य वर्गीकरण किया था। कब किया था? 1936 में। और उसके बाद फिर आपका 1968 में, 1968 में चैंपियन एवं एसके सेठ, चैंपियन एंड एसके सेठ, एसके सेठ ने मिलकर, दोनों मिलकर, पहले तो 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने किया, फिर 1968 में क्या हुआ कि हैरी जॉर्ज चैंपियन एंड एसके सेठ दोनों मिलकर इन्होंने पुनः प्रकाशित किया, ठीक है ना। क्या किया? स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए इन्होंने क्या किया? पुनः प्रकाशित किया। इन्होंने क्या किया फ्रेंड? तो पुनः प्रकाशित किया। ये सब नोट करते चलें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैं आपको हिंदू का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड। और ये आधार क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है इसमें। तो आधार में पौधों की संरचना, ठीक है ना, आधार में क्या है? पौधों की संरचना, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, पौधों की संरचना, आकृति, ठीक है, आकृति, आकृति और पादप स्वरूप, आकृति हो गया और क्या हो गया फ्रेंड? पादप स्वरूप, पादप स्वरूप। तो इसके आधार पर है सो ये क्लासिफिकेशन किया गया और इसको कितने भागों में बांटा गया था? तो 16 मुख्य वर्ग में बांटा गया था। कितने भाग में? 16 मुख्य वर्ग में बांटा गया था और 221 उपवर्ग था। 221 क्या था? उपवर्ग था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन, भारत का सबसे लोकप्रिय मान्य वर्गीकरण किया। फिर 68 में दोनों लोग मिल के किया और स्वतंत्र भारत में। और इसमें मेन जो आपका है, पौधों की संरचना क्या है और आकृति विज्ञान क्या है, पादप स्वरूप क्या है, 16 मुख्य वर्गों में बांटा गया और 221 उपवर्ग में बांटा गया, ठीक है फ्रेंड। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड। तो इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका ये है फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि हिंदू के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, साइंस टेक आपने है, इसरो का नाम सुना होगा फ्रेंड, ठीक है ना, आपने इसरो का नाम सुना होगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर
एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना का प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, इसमें ये है फ्रेंड कि जो भारतीय वन संरक्षण ने भूमि के ऊपर जो ग्राउंड बायोमास है, क्या है? ग्राउंड बायोमास के आकलन के लिए इसरो के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ की है। किसके साथ मिलकर? इसरो के साथ मिलकर प्रारंभ की है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, असम राज्य में पल्सर, ठीक है ना? याद रखिएगा, असम राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते जा रहा हूं मैं। असम राज्य में पल्सर, क्या है? पल्सर, ठीक है? असम राज्य में पल्सर, ठीक है? पल्सर जो आपका क्या है फ्रेंड? ये आपका है फेज्ड एरे टाइप एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है? उसको है सो पल्सर बोला गया है, पल्सर SAR है, ठीक है ना? PALSAR, ठीक है ना? और ये इससे क्या कर रहा है कि ग्राउंड बायोमास का, तो पूछा सकता है कि पल्सर का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। और ये क्या मैं बता रहा हूं आपको फ्रेंड, तो ये इसरो के द्वारा भारतीय वन संरक्षण ने ग्राउंड बायोमास का आकलन किया है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ और भी बात करें फ्रेंड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो काफी प्रश्न पूछा जाता है। अगर देखा जाएगा फ्रेंड आपका कि टॉप 5 स्टेट्स, ठीक है ना? तो सर्वाधिक जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा फास्ट लेके चलूं, कि टॉप 5 स्टेट्स वेयर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज्ड, ठीक है ना? तो कौन कौन से ऐसे 5 स्टेट हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर जो आपका है वो आपका डिक्रीज किया है, ठीक है? मतलब ये कम हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड आपका कि जिस तरह से और उसके बाद आपका है टॉप 5 स्टेट्स वेयर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड, ठीक है ना? तो ये जो आपका है यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर आपका इंक्रीज किया है, और यहाँ पर आपका टॉप 5 स्टेट जो है यहाँ पर क्या है, डिक्रीज किया गया है, ठीक है? मतलब कम हुआ है। तो अगर देखा जाए इसमें फ्रेंड यहाँ पर कि जिस तरह से आपका तेलंगाना का क्षेत्र है, ठीक है, कर्नाटका का क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और उड़ीसा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, इंक्रीज किया है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, यहाँ पर इंक्रीज किया है। अगर इंक्रीज करने में देखोगे तो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका है, ठीक है, केरला है, उड़ीसा है, और क्या हो जाएगा, तेलंगाना है, ठीक है? ये तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक कहाँ पर आपका फॉरेस्ट है, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाले अगर स्टेट पूछा जाएगा फ्रेंड, तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, मिजोरम है, ठीक है ना, जहाँ पर सर्वाधिक फॉरेस्ट है, मिजोरम है। उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब नोट करते चलें, क्वेश्चन पूछा जाता है। मेघालय है, मणिपुर है, ठीक है ना, और नागालैंड है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका मिजोरम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, उसके बाद मणिपुर एंड नागालैंड, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक क्या है यहाँ पर, वनावरण प्रतिशत के रूप में है। ये किस रूप में ज्यादा है, तो ये वनावरण प्रतिशत के रूप में। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के रूप में, तब उसमें आपको बताना है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजो मणिपुर और नागालैंड, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के रूप में अगर पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के रूप में अगर पूछा जाएगा फ्रेंड, आपको क्या बताना पड़ेगा? तो सर्वाधिक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लें इसको, सर्वाधिक वन प्रतिशत मतलब वन क्षेत्रफल वाले राज्य में क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो उसमें आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, MP है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है फ्रेंड, उसके बाद उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, और उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है ना? तो MP जो आपका है वो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, एंड देन फिर महाराष्ट्र है। तो आपको ध्यान रहेगा फ्रेंड कि ये जो मैंने आपको बताया ये प्रतिशत के रूप में है, सर्वाधिक प्रतिशत
वाले जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, और यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल के अनुसार है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। यहाँ पर आपका टॉप 5 स्टेट वेयर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज्ड, ठीक है ना। तो डिक्रीज किया है फ्रेंड, तो इसमें कौन कौन से हैं, सभी नॉर्थ ईस्ट के हैं, ध्यान रखिएगा। मेघालय यहाँ पे डिक्रीज किया है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, नागालैंड में, और मिजोरम में स्क्वायर किलोमीटर, एंड त्रिपुरा में। क्लियर है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रिपोर्ट है। और टॉप 5 स्टेट्स वेयर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज में आपका क्या क्या है फ्रेंड, तो आपका उड़ीसा, आंध्रा, केरला एंड तेलंगाना, सॉरी आपका, हाँ, तेलंगाना। तो ये जो आपका हो गया फ्रेंड, ये आपका एरिया कवर कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने लिखा है, या इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है। और सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य में अगर देखा जाएगा फ्रेंड, तो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य में अगर इसका भी मैं एक टेबल बना दूं, क्योंकि भाई मैं आपका ध्यान रखता हूं, आपको परेशानी ना हो, तो इसका भी एक टेबल बना दूं फ्रेंड, जहां पर सर्वाधिक इंक्रीज किया है, ठीक है। तो क्या है, कर्नाटका, ठीक है, आंध्रा, कर्नाटका, आंध्रा, उसके बाद केरला, थोड़ा सा आंकड़ा इसमें फ्रेंड दिक्कत है, मैं इस यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो कर्नाटका, आंध्रा, उसके बाद केरला, केरला, उसके बाद फिर J&K, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, J&K, और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर है, सो ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, यहाँ इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो जो मैंने आपका लिखा है यहाँ पे, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, ठीक है। तो ये जो आपका होगा, इसमें जो आपका पोर्शन है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल जो अगर बढ़ा है, जहां पर अगर पूछा जा रहा है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य, ठीक है ना, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद फिर आपका केरल है, फिर आपका J&K है, और उसके बाद फिर आपका हिमाचल प्रदेश। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड इसमें आपका कि ये सब चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि टॉप स्टेट्स इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो उसमें आपका कर्नाटका है, ये मैंने आपको बता ही दिया, आंध्रा है, ठीक है ना, और केरला है, ठीक है, ये तीन याद रखिए। और स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये तो बता ही दिया फ्रेंड मैंने आपको, कि मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और आपका क्या है, महाराष्ट्र, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड, अगर देश का जो कुल वनावरण है, देश का जो कुल वनावरण है फ्रेंड, जो फॉरेस्ट आपका है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो देश के जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना है, 21.67, ठीक है ना। तो हाँ, ये आपका है फ्रेंड, इसमें है। और इसमें आपका देख लीजिएगा, देश के जो कुल वनावरण में 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21.67 एरिया है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये। और आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड इसमें, कि आपका टॉप 6 में अगर देखा जाएगा, ठीक है, टॉप 6 एरिया में अगर देखा जाए, तो इसमें जो आपका फ्रेंड, ये थोड़े जो मैंने आपको पहले बताया है उसका डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है, हाँ, उसका डेटा आप याद रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताया है। अगर देश में अगर कुल वृक्षावरण, देश में अगर कुल वृक्षावरण देखा जाए, तो 95,027 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है टोटल, 2.89% है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाएगा, 2.89% है। और देश का जो कुल वनावरण है और वृक्षावरण है, ठीक है ना, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कीजिए, नोट कर लीजिएगा, 24.56। और पिछले मूल्यांकन में क्या था फ्रेंड, 24.39, ठीक है ना। तो कितना था आपका पिछले मूल्यांकन में, 24.39 था, और अभी कितना है, 24.56%। तो इसको ध्यान रखिएगा। और स्टेट शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया 17-19 में, तो मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड, कर्नाटका है, आंध्रा है, और केरला है, तीन ही याद रखिए, ठीक है। कितना याद करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको और भी चीजें मेमोराइज करनी होती है। तो कर्नाटका है,
आंध्रा है और आपका केरला है। तो ये 3 स्टेट को आपको ध्यान रखना है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट में देखा जाएगा अति सघन वन, ठीक है ना? अति सघन वन के रूप में देखिएगा तो 2017 के मूल्यांकन से 1120 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाया जाता है, ठीक है? मतलब 2019 में जो आपका हुआ है मूल्यांकन, उसमें आपका कितना है फ्रेंड? 1120 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? और अभी लिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत वनावरण में 330 वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी देखी गई है, ठीक है? देश के जो पर्वतीय जिला हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है फ्रेंड, वहां वनावरण इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 40.30 मामूली वृद्धि देखी गई है, ठीक है ना? तो ये, हाँ। और इसमें देखा जाए मध्य प्रदेश में आपका फ्रेंड है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण, देश में मध्य प्रदेश में क्या है फ्रेंड? सर्वाधिक वनावरण है। फिर अरुणाचल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, ये मैं आपको बता ही दिया फ्रेंड। और इंक्रीज्ड बाय 5188 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल ग्रीन कवर इज नाउ, इतना मैंने बताया, 24.6% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया, याद रखिएगा। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 5188 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखिएगा। राइज इन फॉरेस्ट कवर जो आपका है वो कर्नाटका में ज्यादा है फ्रेंड, ठीक है? और ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत अलग अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो नोट करते जाएं। राइज इन फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट इन कर्नाटका, एंड टॉप 5 स्टेट वेयर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज इन नॉर्थ ईस्ट का है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फ्रेंड, ठीक है? और कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के संदर्भ में 5 राज्य जो आपका है, मिजोरम है, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये मैंने बता दिया आपको, याद होगा। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो वनावरण है वहां के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है, जो 2017 के पश्चात इस क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी को दर्शाता है। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, इसमें आपका 2017 के पश्चात जो मूल्यांकन 2019 में किया गया, इसमें 765 वर्ग किलोमीटर की कमी को दर्शाता है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर इस क्षेत्र के तहत शामिल सभी राज्य जो हैं वन आवरण में कमी को दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। असम का जो क्षेत्र है, असम प्लस त्रिपुरा, तो असम प्लस त्रिपुरा जो क्षेत्र आपका है, इसमें क्या है, सभी राज्य जो हैं, मतलब ये 2 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में क्या है, वन आवरण में कमी को दर्शाता है। बट असम और त्रिपुरा में ऐसा नहीं है। वनावरण में वृद्धि के मामले में जो 5 राज्य हैं बताया है फ्रेंड, कर्नाटक, आंध्रा, केरल, जे&के एंड हिमाचल, ठीक है ना? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, वनावरण में वृद्धि हुआ है। वनावरण में कमी जो आपका है मणिपुर, अरुणाचल और मिजोरम, 5 स्टेट में बताया था मैंने, यहाँ पर 3 स्टेट बताया गया, 5 स्टेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है फ्रेंड, ठीक है ना? तो ये सब जो आपका है, इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मैप मैंने लगाया है कि जिससे अगर मैं पीडीएफ वगैरह सारा आपको दूंगा तो आप इसको देख सकते हो फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपका है, और इसके अंतर्गत ही आपका है वेटलैंड्स, इसी के अंतर्गत आपका है। तो बड़े राज्यों में से गुजरात में जो आपका आरएफए के भीतर आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि वेटलैंड में सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ पर है, तो आपको क्या बताना है? सबसे ज्यादा जो वेटलैंड आपका फ्रेंड है वो गुजरात में है, गुजरात के अंतर्गत है। और दूसरा जो आपका क्षेत्र है फ्रेंड वो क्या है, आपका वेस्ट बंगाल। दूसरा कौन सा क्षेत्र आपका है? पश्चिम बंगाल है। तो पहला गुजरात हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया। और छोटे राज्यों में जो स्मॉल स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी में, पुदुचेरी में आरएफए के भीतर आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र। अगर मान लिया कि पूछा जाएगा कि संघ शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में वेटलैंड सबसे ज्यादा कहाँ पर है फ्रेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पुदुचेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी हो जाएगा, जिसका पहला क्या नाम था, पांडिचेरी। और पुदुचेरी के बाद क्या होगा, तो पुदुचेरी के बाद जो आपका फ्रेंड है ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो संघ शासित प्रदेश में पुदुचेरी वेटलैंड में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद क्या है, अंडमान निकोबार है।
देश में कुल मिलाकर 62,466 आर्द्र भूमि वेटलैंड विद्यमान है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड। और 2017 के मूल्यांकन की तुलना में देश में जो मैंग्रोव, अब मैंग्रोव पे हम लोग बात करते हैं, और वेटलैंड में मैंने रामसर साइट वगैरह बहुत सारी चीज बताया है फ्रेंड। रामसर साइट अगर बात की जाए तो रामसर साइट अभी वर्तमान में आपका टोटल 41 है, ठीक है ना। तो इसके जब ये टॉपिक करंट में ये भी कराऊंगा मैं जब आएगा तो, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंतर्गत हम लोग इसको देख सकते हैं। तो वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में देश के जो मैंग्रोव क्षेत्र में करीब करीब 54 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये ध्यान रखिएगा, 2019 में जो रिपोर्ट आया। और देश में जो मैंग्रोव क्षेत्र फ्रेंड आपका 4975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 0.15%। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 0.15% है, तो ये याद रखिएगा। और मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें ऑलरेडी बताया था फ्रेंड, तो इसमें आप देख सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं। तो द ग्रोथ इन महाराष्ट्र में ग्रोथ इसमें हुआ है फ्रेंड, लेकिन ये थोड़ा, महाराष्ट्र रिकॉर्डेड हाईएस्ट मैंग्रोव इंक्रीज, ठीक है, बिटवीन 2015 एंड 2017। महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट 45% टू ओवरऑल मैंग्रोव ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है ना। और उसके बाद है सो ये सब चीजें हैं, ये सबको आप, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा फ्रेंड। आगे हम लोग बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र आपका, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र, और याद रखिएगा वेटलैंड कहाँ पर आपका है, वेटलैंड कहाँ पर आपका फ्रेंड है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पर। वेटलैंड में क्या है, वेटलैंड में जो आपका पोजीशन है, सबसे पहला एक नंबर पे कौन है, गुजरात है, और 2 नंबर पे क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। क्या है आपका, वेस्ट बंगाल है वेटलैंड में। अगर हम लोग मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव में क्या है फ्रेंड, वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, और दूसरे नंबर पे क्या है आपका, गुजरात है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, एक नंबर पे वेस्ट बंगाल है और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, गुजरात। मैंग्रोव में और वेटलैंड में ये पोजीशन है। तो पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आपका 42.45% है। इसके बाद गुजरात देखिए तो 23.66% है। एंड देन फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका मैंग्रोव में आपका क्या हो गया फ्रेंड, वेस्ट बंगाल नंबर 1 हो गया, गुजरात आपका सेकंड पोजीशन है, एंड थर्ड पोजीशन में आपका क्या है फ्रेंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये किस नंबर पर है, 3 नंबर पे। और अगर वर्ल्ड में बात करें फ्रेंड, तो विश्व का जो मैंग्रोव क्षेत्र है, वर्ल्ड का जो मैंग्रोव एरिया है, इसमें करीब करीब आपका जो 40% है, विश्व में करीब करीब जो मैंग्रोव जो क्षेत्र आपका है, इसमें करीब 40% जो आपका है, वो आपका क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में। किसमें है, साउथ ईस्ट एशिया में है, और साउथ एशिया में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगर वर्ल्ड का मैंग्रोव क्षेत्र अगर देखा जाए तो 40% किसमें है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में है, और उसके बाद क्या है, साउथ एशिया में है। और अगर इंडिया में देखें तो मैंग्रोव आपका सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, गुजरात है, एंड थर्ड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर है फ्रेंड। और वेटलैंड में आपका फर्स्ट पोजीशन में गुजरात है, और सेकंड में क्या आपका है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आपका टोटल मैंग्रोव कवर जो आपका है वो 4921 स्क्वायर किलोमीटर, 0.15% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, एंड इंक्रीज ऑफ 181 स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र, ये सब याद रखिएगा, महाराष्ट्र 82 स्क्वायर किलोमीटर, आंध्रा 37 स्क्वायर किलोमीटर, एंड गुजरात 33 स्क्वायर किलोमीटर। All mangrove states and union territories show increase in mangrove cover. Very important information, please write down, note down। ये सब चीजों को आप लोग नोट करते चलें फ्रेंड। तो एक चीज और आपका फ्रेंड है, हम लोग तीसरे एक टॉपिक आपका है फॉरेस्ट फायर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश में जो वनावरण का जो प्रतिशत है फ्रेंड, उसमें फॉरेस्ट फायर के कारण जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है और मध्य भाग जो है, ठीक है, ज्यादा प्रभावित रहता है।
और देश का जो कुल कार्बन स्टॉक है, देश का कुल जो कार्बन स्टॉक है आपका फ्रेंड, तो 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब जो आपका है, ये आपका फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत सारे काफ़ी डिटेल आया है 2019 का। तो देश का जो कुल कार्बन स्टॉक आपका है फ्रेंड, तो आपका 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, कार्बन स्टॉक, ठीक है ना। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि कार्बन सिंक क्या होता है, और ग्रीन कार्बन सिंक क्या होता है, ब्लू कार्बन सिंक क्या होता है, जो कार्बन को स्टोर करके रखता है फ्रेंड। और पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बायोडायवर्सिटी मामले में देखा जाएगा फ्रेंड, तो पूर्वोत्तर राज्यों के पश्चात पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन जो है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में अधिकतम वृक्ष विविधता पाई जाती है। तो ये की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट के बाद जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और कर्नाटक में जो वृक्षों की जो प्रजातीय समृद्धता है, जो आपका डाइवर्सिटी रिचनेस है, ठीक है ना, प्रजातीय समृद्धता अधिकतम है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा इसको। कर्नाटक में वृक्षों की जो प्रजातीय समृद्धता है वो सर्वाधिक है, और अरुणाचल प्रदेश में झाड़ियों की जो प्रजातीय समृद्धता है वो अधिकतम। मतलब कर्नाटक में जो वृक्षों की, पेड़ों की जो प्रजाति समृद्धता है वो सर्वाधिक है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, झाड़ियों की प्रजाति समृद्धता अधिकतम है। और जम्मू कश्मीर में जो जड़ी बूटियों की प्रजाति समृद्धता अधिकतम है। ये 3 इंफॉर्मेशन आपका फ्रेंड है। कर्नाटक में वृक्षों की प्रजाति समृद्धता अधिकतम है, अरुणाचल प्रदेश में झाड़ियों की प्रजाति समृद्धता अधिकतम है, और J&K में जो जड़ी बूटियों की जो प्रजाति समृद्धता क्या है फ्रेंड, वो काफ़ी ज़्यादा है। और तीनों प्रकार के अगर पादप में देखा जाएगा, तीनों प्रकार में, जैसे वृक्ष को भी देखा जाए, झाड़ियों को भी देखा जाए, और जड़ी बूटियों वगैरह को भी देखा जाए फ्रेंड, तो इसकी जो प्रजातीय समृद्धता है ये अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम, ठीक है। अगर तीनों को देखा जाएगा तो किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड, तमिलनाडु हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। तो और अलग अलग वृक्षों में क्या हो जाएगा फ्रेंड, कर्नाटक हो जाएगा वृक्ष के आधार पर, झाड़ियों के आधार पर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और जड़ी बूटियों के आधार पर क्या हो जाएगा, J&K हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों के आधार पर अगर देखा जाएगा, रैंकिंग किया जाएगा फ्रेंड आपका, तो उसमें आंध्र प्रदेश आपका आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड, और उसके बाद फिर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। बैम्बू कवर का भी रिपोर्ट आया है। इसमें बैम्बू कवर में देखेंगे कि बांस के अंतर्गत जो सर्वाधिक जो क्षेत्र आपका है, ये प्रश्न पूछा सकता है कि बैम्बू कवर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो वो आपका वो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर आपका है, मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र एरिया है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा का स्थान है। तो MP हो गया फ्रेंड, MP। उसके बाद क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, देन आपका उड़ीसा हो गया। तो बैम्बू कवर में ये आपका हायरार्की होगा, ठीक है ना, बैम्बू कवर में आपका ये हायरार्की होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं फ्रेंड। और भारत में जो आपका जो फॉरेस्ट फायर है, इसके संदर्भ में भी आपका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड। तो इसको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 60% से अधिक वन, ठीक है ना, भारत में जो फॉरेस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अनुसार आपका, ठीक है, 60% से तो अधिक वन है, वो फॉरेस्ट फायर के प्रति क्या है, वो मतलब क्या कहते हैं, संवेदनशील क्षेत्र है। और भारत में 90% से अधिक जो फॉरेस्ट की घटनाएं जो हैं, वो मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। ये ध्यान रखिएगा, किसके कारण होती है फ्रेंड, मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। और देश में वन क्षेत्र के बाहर जो स्थित वृक्ष हैं, ठीक है ना, मतलब जो आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA के बाहर स्थित वृक्षों से है,
और ISFR 2019 में पहली बार TOF का विस्तार से वर्णन किया गया, ठीक है ना। और भारत में जैसे इसमें आपका वनों में जैव विविधता का आकलन किया गया, क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। जो 2019 का जो आपका रिपोर्ट आया है उसमें जो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, तो वनों में जैव विविधता का आकलन किया गया फ्रेंड, इसका बायोडायवर्सिटी को। उसके बाद भारत में परिष्कृत फॉरेस्ट टाइप मानचित्रण किया गया और अग्नि प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण किया गया, जो मतलब जो फॉरेस्ट फायर को लेकर जो संवेदनशील है उन क्षेत्रों का मैपिंग किया गया। और वन क्षेत्रों में वेटलैंड को भी शामिल किया गया। जो ढलान क्षेत्र होता है उसका भी वनावरण देखा गया। जो प्रमुख जो आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं, आक्रामक प्रजातियों का मतलब आपका क्या होता है फ्रेंड, कि जो दूसरी प्रजातियों को मतलब उस पर डोमिनेट करे, उसके कारण होता है। और यहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट है कि फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, वन परिदृश्य पुनर्स्थापना, FLR। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, ठीक है, जो डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारत ने वन परिदृश्य पुनर्स्थापना, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए 5 राज्यों में वन भूमि के पुनर्स्थापना हेतु एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। क्या किया है? एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें जो आपका इसमें क्या क्या मेन इसमें आपका क्या रहेगा फ्रेंड, तो इम्प्रूव फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को इम्प्रूव करना, प्लांटिंग करना, ठीक है ना, और मैनेजमेंट एंड रीजनरेशन, ठीक है, बिल्ड स्किल इन हार्वेस्टिंग, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, एक्सपैंड एक्सेस टू इनपुट्स इंक्लूडिंग क्रेडिट। उसके बाद आपका सिक्योर एसेस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, फैसिलिटेट पार्टिसिपेटरी डिसीजन। तो इन सब चीज़ों पर है सो कुछ कार्य किए गए हैं फ्रेंड। तो इसको है सो आप लोग देखना, मैं PDF दे दूंगा। यह घोषणा सितंबर 2019 में भारत में आयोजित होने वाली UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र में परिप्रेक्ष्य में की गई थी, ठीक है। तो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। और इस सम्मेलन के उपरांत वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली जो आगामी जो कॉप सम्मेलन आपकी जो होगी फ्रेंड, तो भारत द्वारा इसकी कॉप की अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता जो है वो चीन द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत और भी आपका है, इस परियोजना को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, कितना डिटेल में बताया था आपको याद होगा फ्रेंड। तो इस परियोजना को IUCN की साझेदारी के साथ राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको IUCN मैंने काफी डिटेल में बताया था फ्रेंड, आपको याद होगा। तो इस परियोजना को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की साझेदारी के साथ इसको राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NEAB के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और प्रथम चरण में इसको प्रथम चरण में फर्स्ट जो स्टेट होगा फ्रेंड, उसमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक राज्यों में संचालित किया जाएगा। और आपका जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है, पारिस्थितिकी कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने और वनोन्मूलन का निम्नीकृत वन भूमि पर मानव जीवन को बेहतर बनाए रखने की एक सतत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन आपका फ्रेंड है, ध्यान रखिएगा, UNFFC। मैं हमेशा आपको बताता हूँ UNFFC के बारे में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। और के तहत प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के अनुसार भारत की जो पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने हेतु भारत द्वारा वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समकक्ष अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण का संकल्प लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका नेशनल न्यूज में आपका आया था फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। 2030 तक जो है क्या टारगेट है, भारत ने क्या किया है, भारत की स्थिति बहुत बेहतर होते जा रही है। तो कार्बन सिंक के रूप में है सो निर्माण का है सो इसका कमिटमेंट है इंडिया का, तो इसको आपको ध्यान रखना है फ्रेंड।
तो इसको यहीं तक हम रहने देते हैं फ्रेंड, और कल हम लोग फिर डेली शाम को 5 बजे मिलते हैं आपसे। और आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि मंडे ट्यूसडे जो आपका रहेगा, ये मंडे ट्यूसडे हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो करंट डेवलपमेंट है उसको देखेंगे। मतलब सप्ताह में 2 दिन हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो करंट डेवलपमेंट इश्यूज है वो इंपॉर्टेंट और डिस्कस करेंगे। और आपका वेडनेसडे थर्सडे को हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसको देखेंगे। और फ्राइडे सैटरडे जो हम लोग हैं, हम लोग इंडियन इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसको देखेंगे। और संडे को हम लोग 3 घंटे का, 2.5-3 घंटे का एक मैराथन सेशन लेकर आएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। खूब ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें, मेरे टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर ले, मेरा कोड RK10 है। और अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में से किसी में एडमिशन ले सकते हैं, बट आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है। अगर आप वाकई सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अनअकैडमी ज्वाइन करें। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपकी जो प्रिपरेशन होगी बहुत अच्छे तरीके से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड। और मिनिमम 2 साल का ज्वाइन करें, ठीक है। 2 साल के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 1 साल तो आपका एग्जामिनेशन का फेज रहता है, और 1 साल आपके प्रिपरेशन में समय लगेगा। और प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, तीनों की तैयारी आपकी बेहतरीन रूप से अनअकैडमी में हो जाएगी। और सभी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें फ्रेंड। और मैं बड़े एरिया कवर कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ज्योग्राफी कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट कर रहा हूँ, इकोनॉमी कर रहा हूँ। इकोनॉमी की जल्दी क्लास आपकी अभी स्पेशल क्लास में आपकी 5 जनवरी से 1 बजे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और कल से ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास आपकी 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड। तो बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया था, तो बिल्कुल यहीं तक रखते हैं, और कल मिलते हैं फिर नए जोश और जुनून के साथ। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड, एंड लेट्स क्रैक इट। ओके, बाय, सी यू।